मैं हूँ राहुल मैं हूँ सोना। और हम हैं कॉस्मोडोरा। आइए कुछ नया सीखते हैं। हाँ। अच्छा राहुल, हाँ। अ, मैं देख रही हूँ कि मेरे आसपास कुछ बच्चे हैं जो 12th करके बाहर चले जाते हैं, हम्म, वहाँ पढ़ते हैं, वहाँ रहते हैं, और फिर जब वो यहाँ वापस आते हैं, इंडिया हम्म, वापस आते हैं, तो उनका वे ऑफ टॉकिंग, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो बहुत हाई हो जाता है। और उन्होंने वहाँ पे जाके अपना सब कुछ अच्छा खासा अर्न किया है, और बहुत हम्म, मतलब कि उन इवन वो अपनी फैमिली को लेके भी चले गए हैं वहाँ पे, हम्म, और वहीं सेटल्ड हो चुके हैं। और मुझे ये जानना है कि ये इमिग्रेशन की प्रोसेस है क्या, इसमें ये कैसे होता है, मतलब कैसे जा रहे हैं, क्या है वहाँ पे, पूरी डिटेल क्या है इसकी, पूरी डिटेल चाहिए मुझे। चलो, मुझे लग रहा है बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आजकल ये नौजवानों में देखा जा रहा है कि जो यूथ है अपना बेटर फ्यूचर के लिए, हायर स्टडीज के लिए, अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए बाहर जाके सेटल हो रहे हैं। तो हम्म। अगर हमें जानना है कि इमिग्रेशन होता है क्या है, तो इमिग्रेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू इंसान एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे ज्योग्राफिकल लोकेशन पे जाके सेटल होता है। जैसे अच्छा। जैसे हम्म इंडिया हो गया, एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट कंट्री हो गया। अगर कोई हम्म। अगर यहाँ से सिंगापुर जाना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, यूके, न्यूजीलैंड, यूरोप, कनाडा, यूएसए, तो इस तरह की कंट्री में वहां जाके जो सेटल होते हैं, इस प्रोसेस को इमिग्रेशन ही बोलते हैं। इमिग्रेशन जो होता है ये नेचुरल प्रोसेस नहीं होता है। ये इंसान अपने ग्रोथ के लिए, अपने डिजायर के लिए, अपना लाइफस्टाइल को फुलफिल करने के लिए वहां जाता है। तो इसी को इमिग्रेशन बोलते हैं। तो पीपल, मतलब लोग चूज क्यों करते हैं माइग्रेशन? बहुत सारा रीजन है। एक तो हो गया कि अगर उनको हायर स्टडीज करना है और हम्म। अच्छे कॉलेजेस में पढ़ना है, तो ऐसे नहीं कि इंडिया में अच्छे कॉलेजेस नहीं है, लेकिन यहाँ कॉम्पिटिशन बहुत हाई है। जैसे आईआईटीज, आईआईएम में एडमिशन लेने के लिए हजारों लाखों में उनको तो फिर रैंक करना होता है। नहीं, कॉलेजेस तो और भी बहुत सारे हैं ना यहाँ पे, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बट फिर भी लोग वहाँ पे जाना क्यों प्रेफर करते हैं? तो उसका एक रीजन ये होगा कि हमारे यहाँ कॉलेजेस तो बहुत है, लेकिन प्लेसमेंट सही नहीं मिलता है। अगर हम देखें किसी भी कॉलेज में जाएंगे तो सिर्फ 10-15 बच्चों को ही हाई पैकेज मिलता है। बाकी सब हम्म। एवरेज जॉब कर रहे हैं, या तो क्रेडिट कार्ड हम्म। बेच रहे हैं, एलआईसी बेच रहे हैं, या तो कुछ अपना ही बिजनेस में घुस गए हैं। तो इस तरह का जो चीज है, तो इसके लिए स्ट्रगल यहाँ बहुत है। यहाँ ऐसा नहीं यस, कि वहाँ स्ट्रगल नहीं है, लेकिन इंडिया के कंपेरेटिवली वहाँ पॉपुलेशन कम है, कॉलेजेस अच्छे हैं, तो जॉब वहाँ राइट। मिलने का चांसेस इंडिया से इजी हो जाता है। तो ये अच्छा। रीजन है। हो, आई थॉट कि वहां पे जाके जॉब लेना बहुत टफ है। हाँ, टफ है, लेकिन अगर मैं इंडिया से अगर कंपेयर करूँ तो इंडिया से इजी है। क्योंकि अब इंडिया में जैसे जॉब तो मिल जाता है, लेकिन वही 7,000, 8,000, 10,000, 12,000, 20,000 की नौकरी मिलती है। तो वहाँ एक लॉ है, मिनिमम वेजेस लॉ, जहाँ पे गवर्नमेंट अच्छा। बाउंड करते हैं कि मिनिमम आपका, अगर आपका इतना एक्सपीरियंस है, इतना क्वालिफिकेशन है, तो कम से कम इतना तो आपको मिलना ही मिलना है। तो इसलिए वहां जाना लोग प्रेफर करते हैं। तो फिर इमिग्रेशन के लिए कोई स्पेसिफिक कंट्री है, या फिर मतलब कहीं भी लोग मूव आउट कर रहे हैं? ज्यादातर तो कुछ कॉमन कंट्रीज है जहां इंडिया से ज्यादा लोग जाना चाहते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया, जर्मनी हो गया, यूएस, कनाडा हो गया, न्यूजीलैंड हम्म। हो गई। तो मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब कंट्रीज में लोग ज्यादा जाना प्रेफर करते हैं। तो आपके हिसाब से इन सब कंट्रीज में जो बेस्ट कंट्री है वो कौन सी है? अब मैंने तो बहुत सारा रिसर्च किया है। अब जैसे अगर मुझे मौका मिले तो मैं तो कनाडा जाना पसंद करूंगा। क्योंकि कनाडा अ, बहुत ही बड़ी कंट्री है, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर रशिया। बहुत हम्म। सारा वहाँ पे फ्लोरा फौना, बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है, बहुत एयर बहुत क्लीन है, हम्म। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेटर है, हेल्थ केयर सिस्टम वर्ल्ड के टॉप 5 कंट्रीज में आती है। तो अगर मुझे हम्म। मौका मिले तो मैं कनाडा जाना ज्यादा पसंद करूंगा। क्योंकि अगर एक जगह पसंद नहीं आया, तो कंट्रीज इतनी बड़ी है कि एक जगह से मैं दूसरी जगह भी जा सकता हूँ कनाडा में। तो वो मेरे ओके। लिए मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन होगा। ओके, तो वीजा एंड परमिट्स का क्या प्रोसेस है इसमें? तो बाहर हम जब जाते हैं तो वहाँ एक इंटरव्यू होता है, इमिग्रेशन ऑफिस में जाना पड़ता है, इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने। तो हम्म। वहाँ पे जाके हमारा एक इंटरव्यू होता है। तो उसमें वो पूछते हैं कि आप बाहर क्यों जाना चाहते हो। तो ऑन अगर हम अराइवल झूठ होता है? बोलते हैं, जी हाँ, ऑन अराइवल होता है वो? नहीं, वीजा ऑन अराइवल भी होता है, और एक हम अपने कंट्री से भी वीजा ले सकते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर मुझे यूएस जाना है, तो मुझे क्या हम्म। करना पड़ेगा, यहाँ जो नियरेस्ट सेंटर, जैसे इंडिया में जो नियरेस्ट सेंटर है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, 4 जगह पे ही है।
तो उनके ऑफिसेज में जाना पड़ता है एम्बेसी बिल्डिंग में, और वहां पे जाके फिर वहां पे एक फॉर्म फिलअप करना होता है। फिर फॉर्म फिलअप करने के बाद वो हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप क्यों जाना चाहते हो। तो जो भी रीजन है आप क्लियर कट बताइए उनको, झूठ मत बोलिए, झूठ बोलने से फिर वो पकड़ लेते हैं। तो क्लियर कट बताइए आप क्यों जाना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, पढ़ने जाना चाहते हैं, जॉब ढूंढने जाना चाहते हैं, कोई रिलेटिव का शादी है वो अटेंड करना चाहते हैं। तो जो भी है उस तरह का प्रोसेस आप कीजिए। उसके बाद आपको अपना टेन्योर बताना होगा कि आप कितने दिन के लिए जाना चाहते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। और जब भी आपको वीजा चाहिए तो आपका पासपोर्ट का वैलिडिटी मिनिमम 6 महीना उस पर बाकी रहना चाहिए, यानी एक्सपीरेशन का डेट कम से कम 6 मंथ्स प्लस होना चाहिए, तभी वो वीजा मिलता है। फिर कुछ कुछ ओके। कंट्रीज में जैसे वीजा का फी भी होता है, फी देना पड़ता है। तो जैसे यूएस में जाने का जैसे 10,000 फी है, 10 ईयर का, 10 ईयर के लिए वो वीजा वैलिड रहता है। तो अलग अच्छा। अलग कंट्रीज का अलग अलग रूल होता है। कुछ कुछ कंट्रीज में वीजा ऑन अराइवल होता है, जैसे कुछ लोग थाईलैंड जाते हैं, बैंकॉक जाते हैं, तो वो आप घूमने वहां के पे लैंड पर्पस। करते ही आपको वीजा मिल जाता है। तो ऐसा ऐसा प्रोसेस है। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है? तो वीजा के लिए तो कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है अगर आपने वैलिड रीजन दिया। लेकिन इमिग्रेशन का क्या होता है कि जैसे कनाडा का, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान के चलते हैं कि हम अपने डिस्कशन सिर्फ कनाडा के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे किसी भी एज पे जा सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट एज होता है अगर आप 30 ईयर्स के अंदर हो। ओके, यू और वांट टू से बिफोर 30 इज द बेस्ट टाइम टू। यस, बिफोर 30 इज द बेस्ट टाइम टू गो देयर। एंड आपका अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो बहुत अच्छा है, ग्रेजुएशन भी हो तो अच्छा है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन है तो चांसेस बढ़ जाता है। और मिनिमम 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, और मिनिमम 3 इयर्स बाकी ऑफ एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड ना? जी हाँ। और हाँ इसके जी, अलावा ठीक ये है। भी होता है कि आइल्स का एग्जाम देना चाहिए, आइल्स के एग्जाम में आपको अच्छा स्कोर होना चाहिए। तो ओके। इस हिसाब से भी होता है। हम्म। तो इमिग्रेशन की प्रोसेस क्या है? तो प्रोसेस बहुत है। जैसे कनाडा का जैसे हम बात करें तो वहाँ एक चीज है, जैसे बोलते हैं परमानेंट रेसिडेंसी। तो वहां पे क्या होता है कि अगर कोई बंदा अगर कनाडा जाना चाहता है तो वो अ, एक कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है जिसपे कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम, सीआरएस स्कोर बोलते हैं। तो वहां पे जाके वो बंदा अपना डिटेल्स डालेगा, एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कहाँ से पढ़ाई किया है, सब कुछ डालने के बाद आईएलटीएस का स्कोर कितना है, तो उनको एक एक पॉइंट मिलता है। तो जिसका पॉइंट जितना ज्यादा होगा वहां जाने का उतना इजियर चांसेस हो जाता है। तो यही एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि अगर आपको कोई एम्प्लॉयर से जॉब मिल जाता है तो आप वहां जाके आप वहां पे 4 साल 5 साल जॉब करके फिर आप परमानेंट रेसिडेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तीसरा ये है ओके। कि अगर आप अपने अपने इंडिया में कोई एमएनसी में काम कर रहे हो और आपकी कंपनी की अगर कोई जरूरत है किसी और बाहर कंट्रीज में, कनाडा, यूएस, कहीं पे भी, तो उसके थ्रू से भी अगर आप ट्राई करोगे तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो सारा पेपर वर्क कर देगा आपके लिए। तो बहुत सारा तरीका है, तो हम ओके। ऐसे कोई भी एक ट्राई कर सकते हैं। हम्म। तो आप मुझे कुछ चैलेंजेस बता सकते हो जो कि इमिग्रेशन के टाइम आते हैं हमें, या फिर इमिग्रेशन के बाद आते हैं? चैलेंजेस बहुत है। जैसे अब हमारे यहाँ, जैसे हमारी जो कंट्री है ट्रॉपिकल मानसूनल कंट्री है, तो ट्रॉपिकल मानसून कंट्रीज में सब तरह के फ्रूट्स, फल, सब तरह के फ्लोरा फोना है। हम कहीं पे भी जा सकते हैं। अगर गर्मी लगे तो हम पहाड़ों पे जा सकते हैं, पहाड़ों पे हिमालयस जा में जा सकते सकते हैं। हैं। ये भी ठंड है। लगती है तो हम साउथ में डेक्कन प्लेटू में जा सकते हैं। समंदर है हमारे पास, हिल स्टेशन है, प्लेन्स है, बहुत सारा हर तरह का फ्लोरा फोना है। लेकिन अब बाहर, अब जिस कंट्री पे जा रहे हो वहां देखो कि क्या उतना तरह का फल सब्जियां मिलता है। बहुत लोगों को जैसे उतनी कोल्ड बर्दाश्त नहीं हो पाती है। कनाडा में कुछ कुछ जगह है जहाँ -50 तक चला जाता है, तो ओ। क्या हम उतना ठंड में रह पाएंगे? हम्म। वहाँ ज्यादातर लोग फ्रोजन खाना खाते हैं। क्या हम वो खाना अच्छा, खा पाएंगे? फ्रेश फूड नहीं अवेलेबल होता वहाँ? फ्रेश फ्रूट्स है लेकिन बहुत महंगा, क्योंकि वहां तो ग्रो होता नहीं है, तो वो सारे के सारे चीज वो इंपोर्ट करते हैं, जैसे इंडिया से या दूसरी कंट्री से, इंडिया से पाकिस्तान। इम्पोर्ट हाँ, करते हैं। तो वो बहुत महंगा पड़ता है। और वहां पे लोग मतलब काम में ज्यादा बिजी रहते हैं, तो इतना मशरूफ रहते हैं कि वो डेली, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि घर में 3 बार 4 बार दिन में खाना बना के खाए। तो वो क्या करते हैं कि हफ्ते का खाना ओके। पूरा एक बार में बना के रख लेते हैं। तो ये सब चैलेंजेस है। अगर ये सब अगर लोगों को पसंद है कि अगर वो कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो हो जाएगा। दूसरा हम्म। चैलेंजेस मैं ये देखा हूँ कि जैसे इंडिया में हम अपने घर में नौकर रख लेते हैं, या नौकर वहां पे बहुत नहीं चीप है। है। हाँ, वहां पे भी है लेकिन बहुत महंगा, वहां अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो अच्छा। अगर हमारी कमाई ज्यादा नहीं है तो सारा काम हमें खुद करना पड़ेगा, सब चीज, घर का काम, साफ सफाई, वैक्यूम, सब कुछ हमें खुद करना पड़ेगा। हम्म। तो यही सब चैलेंजेस है। सेल्फ डिपेंडेंट ज्यादा रहना होगा वहाँ। ओके। तो यू मीन टू से कुछ कल्चरल डिफरेंस होंगे, कुछ हाँ, कल्चरल डिफरेंसेस तो है। अब जैसे अब यहाँ पे हम कहीं पे भी जाते हैं तो सलवार साड़ी पहनते हैं, वहाँ लोग शॉर्ट्स पहनते हैं।
वहां आप अपने बच्चे को पीट नहीं सकते हो, पीटोगे तो वहां पे लॉ है, बच्चे पुलिस को फोन करके बुला सकते हैं। बाकी वहां पे जो बच्चे 18 साल के हो जाते हैं तो माँ बाप को छोड़ के अपना अलग रहने लगते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कल्चर बहुत वहाँ सिंपल सा है, मतलब एकदम नॉर्मल है, लिव इन बहुत ये नॉर्मल है। नॉर्मल कंसीडर करते हैं इस हाँ तो चीज को। नॉर्मल है वो सब। तो इस तरह का जो चीज है अगर आप अडॉप्ट कर पाओगे तो अच्छा है। ड्रेसिंग सेंस वहाँ लोग मॉडर्न कपड़े ज्यादा पहनते हैं, रिलैक्स रहते हैं। लोग पड़ोसी में रिलेटिव्स में ज्यादा ताक झाक नहीं करते हैं। सब अपने लाइफ में इतने बिजी हैं कि उनको ये सब करने का टाइम भी नहीं है। तो ये सब कल्चरल है कुछ। कभी कभी आप जो फेस्टिवल सीजन है जैसे दिवाली हो गया, होली हो गया, दशहरा हो गया, आप वो मिस करोगे। मतलब अपने कम्युनिटी में आप रह सकते हो लेकिन वैसा नहीं है कि जैसे आप इंडिया में जैसे एक्सपेक्ट करोगे वैसे वहां नहीं होगा। तो इस तरह का है कल्चरल डिफरेंस। ओके। तो ये कल्चरल, अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज देखी जाएं तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है? जैसे आप अभी कनाडा के बारे में बात करें तो वहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं रिलेटेड टू जॉब एंड एजुकेशन? तो एजुकेशन वाइज वहाँ के यूनिवर्सिटीज अच्छे हैं, मतलब अच्छे, मतलब वर्ल्ड रैंकिंग अगर देखा जाए तो टॉप 100 में आते हैं उनके यूनिवर्सिटीज। और वहाँ पे आप वहाँ से जब आप डिग्री कंप्लीट करते हो, बैचलर्स या मास्टर्स, तो आपको 2 साल 3 साल 1 साल का एक एक्सटेंशन मिलता है, वीजा एक्सटेंशन, जिसके थ्रू से आप जॉब ढूंढ सकते हो। और आपको अगर वहाँ का अगर डिग्री है तो आपको जॉब मिलने में आसानी हो जाती है। अगर कोई लड़का या लड़की अगर इंडिया से जाके अगर वहाँ जॉब ढूंढते हैं तो उनके लिए वो टफ है, क्योंकि उनको इंडियन डिग्री है तो वो इंडियन डिग्री पे कम रिलाई करते हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं करते, तो ये तो एक लेकिन बहुत वो बड़ा टफ हो चैलेंज है जाता है। अगर देखा जाए तो, अगर यहाँ से पढ़ के कोई जाना चाहता है। जी हाँ, इसीलिए अगर आप देखोगे कि लोग ग्रेजुएशन करके वहां जाके मास्टर्स करते हैं, क्योंकि हम्म। एक तो वहां से पढ़ने पर उनको एक तसल्ली हो जाती है कि चलो हमारे यहाँ से ये लोग पढ़े हैं, और दूसरा कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है, जॉब ढूंढने में आसानी हो जाती है। तो ये हुआ एजुकेशन रिलेटेड। जॉब अपॉर्चुनिटी वाइज वही हुआ कि अगर आपको अगर अगर आप वहां पे जॉब किए हुए हो या वहां से मास्टर्स किए हो तो आपको जॉब मिलने में आसानी ओके। हो जाती है वहां पे। और बाकी अदरवाइज वो भी एक चैलेंज है। जी हाँ, और बाकी मतलब हम ऐसा नहीं सोच सकते कि वहां जाते ही हमें एमएनसी में जॉब मिल जाए। वहां मैंने बहुत लोगों को मैं जानता हूँ जो वहां जाके पिज्जा डिलीवरी करते हैं, ओला उबर ड्राइव करते हैं, इस तरह की कैब सर्विसेज देते हैं, कोई ट्रक ड्राइवर बन जाता है। तो यू मीन तो टू से वहाँ पे ज्यादातर जो प्रोफाइल्स हैं वो नॉन टेक हैं? टेक्निकल भी है, नॉन टेक्निकल भी है, लेकिन मतलब शुरू शुरू में जाते ही जॉब मिल जाए अपने पसंदीदा फील्ड में या जो भी आप काम कर रहे हो इंडिया में, तो ऐसा बहुत रेयर है। अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं मिलता है तो 2-3 साल आपको सर्वाइवल के लिए तो जॉब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पे खर्चे बहुत हैं, तो आप कैसे सर्वाइव करोगे। तो लोग क्या ओके। करते हैं, जो जॉब मिलता है कर लेते हैं और साथ के साथ वो अपना उनका जो फील्ड का जॉब है वो ढूंढते रहते हैं। जब मिल जाता है तो पुराना जॉब छोड़ देते हैं। ओके। तो मुझे एक और क्वेश्चन है टू लीगल एंड फाइनेंस। तो फिर ये कंट्री वाइज क्या है, लीगल एंड फाइनेंसेस चैलेंजेस क्या है? तो लीगल हो गया कि आप जो भी डॉक्यूमेंट शेयर करोगे एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। आप फेक डॉक्यूमेंट शेयर नहीं कर सकते। जैसे इंडिया में बहुत जगह लोग जाली डिग्री रखते हैं, जाली नकली एक्सपीरियंस बना लेते हैं, बना के वो जॉब ले लेते हैं। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन उतना चेक नहीं होता है। लेकिन इमिग्रेशन में क्या होता है कि अगर अगर पता चल गया या जॉब करते वक्त अगर वहां पता चल गया तो आपको ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। तो फिर आप उस कंट्री में जाने के लिए आप मतलब एलिजिबल नहीं रहते हो। तो ये सब हमें अवॉइड करना चाहिए। तो ये हो गया लीगल चैलेंजेस। आपने दूसरा क्या पूछा? फाइनेंस। फाइनेंशियल ये है कि आप अब जैसे हम वहां जाते ही तो हमें जॉब नहीं मिलेगा, क्या पता जॉब ना मिले, तो फिर आप सरवाइव कैसे करोगे। तो हर ओके। कंट्री का एक मिनिमम एक फंड होता है कि आप मिनिमम उतना फंड अपने रिजर्व अच्छा। करके रखना चाहिए अगर आप वहां जाते हैं। तो जैसे मान के चलो कनाडा में 8 से 10 लाख रुपए हैं जो मिनिमम आपके फंड होना चाहिए आपके अकाउंट में अकाउंट में। होने हाँ, चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट सोचती है कि अगर मान लो आपको जाते ही जॉब नहीं मिला तो आप कम से कम 6 महीना 7 महीना 1 साल सरवाइव कैसे करोगे, तो उतने पैसे होने चाहिए आपके पास। तो वो फंड रिक्वायरमेंट हो गया आपका। ओके। और हेल्थ केयर चैलेंजेस क्या है इसमें? हेल्थ केयर तो चैलेंजेस भी बोल सकते हैं, लेकिन हेल्थ केयर सिस्टम वहाँ बेटर है। जैसे हमारे यहाँ का जो भी अपना टॉप मोस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वैसे हैं। तो वहाँ पे सर्विसेज जो भी ऑफर की जाती है वो इंडिया से ज्यादा कॉस्ट पे ऑफर की जाती होंगे ना, हेल्थ केयर सर्विसेज, प्लान्स, ये इंश्योरेंस एंड ऑल? कॉस्टली है, लेकिन अगर आप टैक्स पेयर हो तो आपको बेनिफिट्स मिलता है, आपका कवर हो जाता है ऑलमोस्ट सारी की सारी डिजीज और सारी की सारी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज होती है कवर हो जाती है अगर आप टैक्स पेयर हो। तो वहाँ ये बेनिफिट्स है। यहाँ पे इंडिया में जैसे हम इतना टैक्स देते हैं 30% तो ऐसे ही टैक्स दे रहे हैं, 18% जीएसटी दे रहे हैं, तो साल में तो हम
12 महीने में 6 महीने हम गवर्नमेंट के लिए काम करें लेकिन फैसिलिटी कुछ भी नहीं मिलता है। मतलब लेकिन ये उनके से कि उनका एक मंथ में जो सैलरी आता है उससे टैक्स कट जाता है, उसके बाद उनको कोई टैक्स नहीं है? जी नहीं, वहाँ उनका साल का 30% सीटीसी का उनका टैक्स कटता है। ओके। उसके बाद उसमें उनको सारा फैसिलिटीज मिल जाता है, जैसे एजुकेशन सिस्टम, बच्चों का एजुकेशन सिस्टम क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। ओके। हॉस्पिटल में फ्री में ट्रीटमेंट हो जाता है। हम्म। ओल्ड केयर सिस्टम बहुत अच्छा है वहाँ पे। तो ये अच्छा। सब सुख सुविधाएं, वहाँ का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीनिनेस, पोल्यूशन, ये सब कम है। तो इस हिसाब से हेल्थ केयर सिस्टम वहाँ बेटर है अगर इंडिया से कंपेयर किया जाए तो। ओके। तो वहाँ पे लिविंग कॉस्ट क्या रहता है, मतलब अगर रहना हो? लिविंग कॉस्ट तो आपके रहने का स्टाइल पे निर्भर करता है। नॉर्मल वहाँ एक नॉर्मल घर जो होता है, जैसे अगर आप रेंट पे रहते हो तो लगभग मान के चलो 2000 कैनेडियन डॉलर लगता है सिर्फ रहने के लिए। बाकी खाने हम्म। पीने का खर्चा लग गया, तो वहाँ मेरे ख्याल से मिनिमम अगर आप डिसेंट तरीके से सरवाइव करना चाहते हो तो 50 to 60,000 हम्म। कैनेडियन डॉलर आपको वहाँ पे सेव करके रखना चाहिए। मतलब उतना 60 to 60,000 के करीब, 50 to 60,000 कैनेडियन डॉलर साल में कमाना होगा, तभी आप वहाँ सरवाइव कर पाओगे अच्छे से। ओके, अगर ये आप मिनिमम पे है जिसमें आप सिर्फ सरवाइव ही कर सकते हो, मतलब और कुछ आप अगर एंजॉय करना चाहते हो, कहीं जाना चाहते हो, घूमना चाहते हो तो नहीं होगा? बेसिक सा होगा, लेकिन अगर आप सोचते हो कि वहां जाके मैं घर बना लूंगा, ये सब कर लूंगा, तो बहुत मुश्किल है। अगर आप वहाँ शादीशुदा हो, अगर आपका पार्टनर भी काम करता है या आपकी मैडम ओके। काम करती हैं, तो उस हिसाब से दो लोग अर्न करने से आपका सैलरी डबल हो सकता है। तो फिर आप एक बंदे का सैलरी आप सेव करके कुछ ना कुछ अपने लिए कर सकते हो। तो जो ओके। नॉर्मली जो लोग जाते हैं वहां जाके फिर शादी करते हैं, फिर मोस्टली वहाँ हम्म। कपल काम करते रहते हैं। एक बंदे का काम से हम्म। नहीं चलेगा वहां पे इजिली। ओके, सो 50,000 है जो वो बेसिक पे है, और अगर दो जने जा रहे हैं, सॉरी, तो दोनों में से मतलब कोई एक भी घर नहीं रह सकता, दोनों को जाना पड़ेगा? जी हाँ। इंडिया लाइक सिस्टम तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ओके। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कैसी है वहां पे, इंडिया के कंपैरिजन में? अब ये तो नहीं बोल सकते कि पूरी तरह सेफ है। ठीक है, वहां पे भी हम्म। गन वायलेंस होता है, वहां पे भी राइट्स होते हैं, वहां पे भी खालिस्तान मूवमेंट हमने देखा हुआ है, बहुत सारा चीज होता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर हम इंडिया के साथ कंपेयर करें तो इंडिया से बेटर है। क्योंकि इंडिया पे जितने पॉलिटिकल राइट होते हैं, बात बात पे दंगा हो जाते हैं, हिंदी मुस्लिम दंगा, पॉलिटिकल पार्टीज हमें भड़काते रहते हैं। आम जनता तो सुखी से रहना चाहते हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल इश्यूज के कारण बहुत सारा ये होता है। तो उसके तुलना में वहाँ का लॉ एंड एनफोर्समेंट बेटर है इंडिया से। तो इट इज अ प्रीटी ओके। सेफ कंट्री टू स्टे। ओके, सो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में इंडिया से काफी बेटर है वो? जी हाँ। ओके। एंड आप कुछ सक्सेस स्टोरीज बता सकते हो जो कि आपके आसपास की हो, या फ्रेंड्स हो, या फैमिली में से कोई हो जो गया हो और उन्होंने कुछ अचीव किया हो, कुछ भी स्टोरी? अब सक्सेस स्टोरी में जैसे सोना आपने ही बात बताया था कि आपके आसपास गांव में या आसपास पड़ोस में बहुत सारे लोग यहाँ पे डेवलप कर गए हैं, अपना प्रॉपर्टी हम्म। बना लिया है, वहां पे जाके सेटल्ड हैं, अपने हम्म। पेरेंट्स को भी ले जा रहे हैं। तो एक तो आपकी तरफ से मैंने एक सक्सेस स्टोरी सुना। मेरे भी जान हम्म। पहचान में बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं बहुत सारी एमएनसी जॉब मैंने किया हुआ है। तो मैंने देखा कि हम्म। बहुत सारे लोग 4-5 साल जॉब करके यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे थे, मैंने किसी भी तरह वो अपना फ्लैट का किराया देके जॉब कर रहे हैं। ओके, लेकिन एमएनसी में काम करके भी वो स्ट्रगल कर रहे थे? जी हाँ। लेकिन जब हम्म। मैंने जब देखा कि जब वो वहां पे गए 2-3 साल के अंदर ही मैंने देखा उन्होंने घर ले लिया, अपने कार ले लिया। वहाँ होम लोन बहुत कम है इंडिया से, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। तो इस तरह से ओके। मैंने देखा कि वो जल्दी ग्रो कर पा रहे हैं वहां पे। अब यहाँ हम्म। पे हम जैसे नॉर्मल गाड़ी लेने में हमारा 4 से 5 साल का में ईएमआई भरना पड़ेगा। एक अगर कोई बंदा घर या फ्लैट ले ले तो उसको 15-20 साल का होम लोन भरना पड़ेगा। तो वहां पे बंदे अगर 10 साल काम करते हैं तो पूरी तरह सेटल हो जाते हैं, जो इंडिया में उतना उस तरह के उस लेवल पे सेटल होने में 20 से 25 साल लगते हैं। बाकी अगर आपके हम्म। बच्चे हैं तो आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो आज के रेट में 1 लाख 2 लाख रुपया तो हर साल देना पड़ेगा जब वो हर क्लास साल देना प्रमोट पड़ होता रहा है। है। वहां पे वो हम्म। फ्री है क्लास 12 तक, तो आप वो पैसे बचा के उनके हायर एजुकेशन में, ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में आप अच्छे से उनको हम्म। क्वालिफिकेशन दे सकते हो। तो इस तरह से वो बेटर है। तो इस तरह का सक्सेस स्टोरी मैंने देखा हुआ है। अच्छा, हाँ हाँ, ये तो चलो मेरे आसपास भी चल रही हैं स्टोरीज, बट चलो ये बताओ कि कम्युनिटी सपोर्ट में कुछ बोलना चाहोगे आप? अब चूंकि हम अपना देश छोड़ के बाहर जा रहे हैं तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ क्रिश्चियन वर्क कल्चर है, फ्रेंच वर्क कल्चर है। आप किस कंट्री में जा रहे हो वो भी डिपेंड करता है। तो अगर मैं कनाडा की बात करूँ तो वहाँ फ्रेंच और इंग्लिश लोग ज्यादा, यूरोपियन लोग ज्यादा जाते हैं। अब जैसे हम्म। पंजाब से बहुत लोग जाते हैं, पंजाब को सेकंड होम पंजाब तो बोलते वो हाफ ऑफ द पंजाब हाँ। जो है तो वो। उनका ऑफिशियल लैंग्वेज भी बन गया। तो अगर आप किसी किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, साउथ इंडियन हो, बंगाली हो, गुजराती हो, नॉर्थ इंडियन हो, दिल्ली से हो, पंजाबी हो,
तो हर तरह के कम्युनिटी के लोग वहां बैठे रहते हैं। तो वहां पे सबसे फायदा है कि आप वहां जाइए और वहां के जो लोकल कम्युनिटी है, जैसे फेसबुक हो हम्म। गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, वैसे आप ग्रुप में अपने आप को ऐड कीजिए, वहां पे पार्टिसिपेट कीजिए उनके इवेंट में। और दिवाली हम्म। में इस तरह का जो आपका जो कल्चरल इवेंट होता है, आप उसमें आप अकेले फील नहीं करोगे। तो कम्युनिटी ओके। सपोर्ट होता है। तो लेकिन आपको भी अपनी तरफ से पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप वहां पे बस मेंबर होके बैठे हो और लोग आके ऐसी मदद आपको हम्म। कर रहे हैं। तो आपको भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, कम्युनिटी ड्राइव करना पड़ेगा आपको। ओके। अच्छा, तो मेरे एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें, इमिग्रेशन के रिसोर्सेज क्या क्या है? तो अभी जैसे बहुत सारे हैं, जैसे अभी इमिग्रेशन कंसल्टेंट होते हैं जो हम जाते हैं, लेकिन वो चार्जेस करते हैं। और इंडिया में जैसे देखा गया है कि 95% जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट है होता नहीं है, और वो सिर्फ पैसे लेते रहते हैं और बाद में फिर हम लोग फंस जाते हैं। तो सबसे ओके। अच्छा सही तरीका है कि आजकल तो बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो है, आप अपना रिसर्च खुद कीजिए। गवर्नमेंट के हम्म। वेबसाइट्स हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट का, यूके गवर्नमेंट का, यूरोपियन गवर्नमेंट का है, कनेडियन हम्म। गवर्नमेंट का, यूएसए गवर्नमेंट का। तो वहां पे आप जाइए, रिसर्च देखिए, रिसर्च कीजिए, पढ़िए कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप कैसे इमिग्रेट कर सकते हैं, जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए आप डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कीजिए, अपने ओके। डिग्रीज को वैलिडेट करवाइए WES के थ्रू से। वैलिडेट मींस? हाँ, तो जैसे कुछ, जैसे हमारा जो डिग्री है वहाँ की यूनिवर्सिटीज है, वहाँ के जो एम्प्लॉयर डायरेक्ट नहीं मानते हैं, ओके। तो उनके लिए हम्म। एक वैलिडेट करवाना पड़ता है। तो जैसे एक ओके। जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम, WES, बहुत फेमस है। तो वो हम्म क्या करती है कि हम्म आपका जो इंडिया का डिग्री है वहाँ के किस डिग्री के बराबर है, तो उसके बेसिस पे वो एक पॉइंट देते हैं, वो वैलिडेट करते हैं। तो उसके थ्रू से आपको जॉब मिलने में या फर्दर स्टडीज के लिए इजी हो जाता है। तो आप ये सब रिसर्च कीजिए, अगर आपका कोई फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, उनसे बातें कीजिए, उनका मदद लीजिए, हम्म। बेटर है इमिग्रेशन कंसल्टेंट के थ्रू से। हम्म। अगर आपको लग रहा है कि ओके। इस तरह के आपके पास इतना टाइम नहीं है रिसर्च करने का, तो कोई अच्छा सा कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट हायर कीजिए और उनके थ्रू से जाइए, हम्म। उनका सजेशन लीजिए, और इस तरह से आप जा सकते हैं। ओके। तो अब आप इसमें कुछ कंक्लूजन ऐड करना चाहोगे? कंक्लूजन में तो मैं यही बोल सकता हूँ कि अगर बाहर जाने का मौका मिले तो एक बार तो जिंदगी में जरूर बाहर जाना चाहिए। भले आप चाहे वहाँ घूमने के रहिए, पर्पज से जाना हाँ, पड़े। अब भले आप वहाँ रहिए ना रहिए अलग बात है, लेकिन एक बार हम्म। जाइए, वहाँ पे जॉब कीजिए, वहाँ के कल्चर को एक्सपीरियंस कीजिए, वहाँ के लाइफस्टाइल को एक्सपीरियंस कीजिए, देखिए वहाँ के लोग कैसे क्या रहते हैं, क्या खाते हैं, पोल्यूशन की मात्रा कितनी कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बेटर है। तो आप कुछ सीख के ही आएंगे। तो मेरे ख्याल से जब भी मौका मिले जाना चाहिए। अगर मुझे मौका मिले तो मैं जरूर जाना पसंद करूंगा। तुम जाना पसंद करोगी? मुझे मौका मिले तो ऑब्वियसली मैं हम्म। तो जरूर ये कुछ जाऊंगी। रहा सवाल। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ लगता है कि अगर आपका कोई सवाल है मन में, अगर और कुछ जानना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ अपने सकते हैं। कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। हम्म। जी हाँ, पूछ सकते हैं। और फिर अगर आपको कोई नया टॉपिक पे अगर आपको कुछ जानना है, तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए, और हम कोशिश करेंगे कि हम अपने राहुल अगले आपको वीडियो आंसर में जरूर बनाएं। देंगे, आप प्लीज कमेंट में अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। आई होप आज कुछ नया सीखने को मिला। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल and hit the bell notification icon to never miss an update.